दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर परिवार में। अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स का ये आखिरी पार्ट है और इसके बाद हमें अगस्त से और अगस्त को हमसे दोनों को मुक्ति मिल जाएगी साहब। पहली न्यूज़ समझते हैं अपन लोग। अगस्त आज के आखिरी पार्ट की जो पहली न्यूज़ है वो है 130वां संविधान संशोधन विधेयक। अभी आपने कुछ दिनों पहले खूब सुर्खियों में देखा होगा कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है साहब। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 ये क्यों पेश किया गया है, क्या मकसद है इसका, पूरा डिटेल से अपन समझते हैं साहब। ठीक है, तो 130वां जो संविधान संशोधन विधेयक है वो जो मंत्री होते हैं हमारे, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं या कोई भी मंत्री है, अगर मान लो उस पर जो है आरोप लगता है कोई कि साहब आपने कोई अपराध किया है, ये उस पर आरोप लग रहा है, ठीक साहब, और उसको जेल जाना पड़ता है 30 दिनों तक के लिए या ज़्यादा के लिए। जैसे ही 30 दिन पूरे होंगे, जैसे ही 30 दिन उसे जेल में पूरे होंगे, उसे अपने पद से हटना पड़ जाएगा। इसके लिए ये विधेयक लागू किया गया है। ठीक है, और जैसे ही वो मान लो 30 दिन होते हैं, 30 दिन के बाद जैसे 31वां दिन हुआ, वैसे ही उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। और जब उसकी रिहाई हो जाएगी, रिहाई अगर हो जाएगी, उसके बाद वो पुनः नियुक्त हो सकता है। तो पूरी बात क्लियर बताइए मैंने आपको। अगर रिहाई हो गई तो पुनः नियुक्ति हो जाएगी, फिर से वो अपने पद पर आ सकता है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। ओके, और कम से कम 5 साल की सज़ा वाला केस चल रहा हो उस पर, ये भी बात याद रखनी है कि अगर कोई मंत्री पर केस लगाया जा रहा है, कोई आरोप लगाया जा रहा है, तो कम से कम उसमें 5 साल की सज़ा का आरोप तो हो वो। तो इसीलिए ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है साहब। कथा लिख लेते हैं अपन, तो लिखते हैं पीएम, सीएम या अन्य मंत्रियों को, ठीक है, या अन्य मंत्रियों, ठीक है साहब, या अन्य मंत्रियों को न्यूनतम 5 साल, कितना, न्यूनतम 5 साल के आरोपों, 5 साल आरोप करूँ, 5 साल की सज़ा, 5 साल की सज़ा, 5 साल की सज़ा के आरोप में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने पर, लगातार 30 दिन तक, लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने पर, ठीक है, 31वें दिन पद से हटना पड़ेगा। पद से मतलब अपने आप ही हट जाएंगे, हटना क्या पड़ेगा, तो इसे ऐसे लिख लेते हैं, पद से स्वतः हट जाएंगे या हटना पड़ जाएगा, ऐसे कुछ भी लिख लो, पद से स्वतः हट जाएंगे, ये सही है। ठीक है, तो ये थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी अच्छी नहीं हो गई, गड़बड़ हो गया। पीएम, सीएम या अन्य मंत्रियों को हटना पड़ेगा, यही लिख देते हैं। ठीक है, पद से स्वतः हट जाएंगे, या थोड़ा लैंग्वेज बिगड़ गई इसकी, मतलब आप मर्म तो समझ गए होगे लेकिन सेंटेंस सही से नहीं हो पा रहा। पद से स्वतः हट जाएंगे, तो ऐसे लिख लो यहाँ पर, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर या अन्य मंत्री गण। ठीक है, अन्य मंत्री गण कर लेते हैं, अब ज़्यादा सही, लैंग्वेज थोड़ी बिगड़ गई, अन्य मंत्री गण। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है मंत्रीगण, या कुछ भी लिख लो यार, जैसे, बस तुम कहानी तो समझ ही गए ना कि प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर या जो एक्स्ट्रा मिनिस्टर हैं या अन्य जो मंत्री हैं, ससुर, अब यार मंत्री जो हैं, जो मंत्री लोग हैं, अब सही है, अन्य मंत्री, उन्हें अगर 5 साल तक की सज़ा के आरोप में उन पर कोई केस चलता है और उन्हें लगातार 30 दिन तक अगर जेल में रहना पड़ता है, हिरासत में रहना पड़ता है, तो 31वें दिन उनके पद से उन्हें हटा दिया जाएगा। ठीक है, साथ में एक चीज़ ये भी रखनी है कि रिहाई के बाद उन्हें, रिहाई अगर हो गई, ठीक है, रिहाई अगर हो जाती है तो रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे वो, यानी फिर से उन्हें रीअपॉइंटमेंट मिल जाएगा, पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। ओके, अब देखो कि किन अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा, अमेंडमेंट भी तो करना पड़ेगा, ये संविधान के तहत हो रहा है सब कुछ। तो अनुच्छेद 75, ठीक है, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239
AA में संशोधन होगा। ठीक है, ओके, समझ गए। जो आर्टिकल्स हैं, जो संविधान में अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल 75 में, आर्टिकल 164 में और आर्टिकल 239 AA में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे इस पूरे 130वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लागू करने के लिए। क्लियर है, समझ गए आप। ये बात भी याद रखनी है, समझनी है कि रिहाई अगर हो जाती है मंत्री जी की तो फिर से वो अपनी कुर्सी पर बैठ सकते हैं। क्लियर। अगली न्यूज़ समझते हैं साहब। धीरे धीरे करता हूँ मैं, लेकिन आपको पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जो अगली न्यूज़ है वो है फिजी के नए प्रधानमंत्री, फिजी के नए प्राइम मिनिस्टर। फिजी के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए साहब? तो फिजी के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है सिटिवेनी रबुका। अजीब से नाम होते हैं। क्या नाम है? सिटी, फिजी है ना, सिटिवेनी राबुका, सिटिवेनी राबुका, ये इनकी प्राइम मिनिस्टर बन गए साहब, सिटिवेनी राबुका। अब देखो फिजी जब आ गया न्यूज़ में तो इसकी राजधानी भी साथ में समझ लो। जो फिजी की राजधानी है वो क्या है? तो फिजी की राजधानी है सुवा। राजधानियाँ देखते चला करो, कोई अगर नया देश सुर्खियों में आता है तो उसकी राजधानी पता होनी चाहिए। तो फिजी की राजधानी हो जाएगी सुवा और फिजी के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? सिटिवेनी राबुका। ओके, अगला देखते हैं साहब। अगली न्यूज़ क्या है वो देखते हैं। क्लियर साहब। तो ये अजीब सा नाम है सिटी। देखो फिजी की सिटी ऐसे याद कर लो, फिजी एक सिटी है। नहीं सीटी बजा दी फिजी में जाके, कैसे भी याद करो याद नहीं हो पाएगा, जो अजीब सा नाम है फिजी की सिटी है ना, या जो भी समझ लो। अगली जो न्यूज़ है वो है जो ट्रंप चाचा बने हैं साहब, ट्रंप चाचा, इन्होंने इंडिया के लिए एक एम्बेसडर नियुक्त कर दिया, एक राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, तो ट्रंप द्वारा अमेरिका में, वो अमेरिका का को इंडिया में, ट्रंप द्वारा उसमें भारत में राजदूत, एम्बेसडर होता है ना, एम्बेसडर, उसकी नियुक्ति की गई है साहब। ट्रंप द्वारा भारत में राजदूत की नियुक्ति करी गई है। उसका नाम पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही की बात है ये, बिल्कुल अभी की। सर्जियो गोर नाम है उसका, सर्जियो गोर। तो सर्जियो गोर कौन है साहब? सर्जियो गोर हो गए अमेरिका के द्वारा भारत में राजदूत की नियुक्ति है, उसका नाम है सर्जियो गोर। यह पूरा लिख दो, राजदूत की नियुक्ति, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर्जियो गोर हो गए। कौन हो गए? सर्जियो गोर। आगे अगली जो न्यूज़ है वो देखते हैं। अगली न्यूज़ है साहब काशी वाराणसी से, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। बनारस में क्या ऐसा तूफानी हुआ है साहब? तो इंडियन रेलवे ने, किसने? इंडियन की जो रेलवे है, भारत की जो रेलवे है, उसने क्या किया, जो बनारस में जो पटरियाँ होती हैं, बनारस के रेलवे स्टेशन के आसपास जो पटरियाँ हैं वहाँ पर पहली सोलर पैनल प्रणाली लगा दी। सोलर पैनल प्रणाली होती है ना, सोलर पैनल्स लगा दिए हैं और ये रिमूवेबल हैं, चाहे तो इसको हटाया भी जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है। तो ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पटरियों पे भी सोलर पैनल सिस्टम बिछा दिए गए। ठीक है, तो ये बनारस में हुआ है। ओके, तो लिख लेते हैं साहब अपन लोग, लिखो, लिखते जाओ समझते जाओ, लिखते जाओ समझते जाओ। भारतीय रेलवे द्वारा पटरियों के बीच, भारतीय रेलवे द्वारा पटरियों के बीच भारत की पहली, ऐसा पहली बार हुआ है, भारत की पहली रिमूवेबल सोलर पैनल प्रणाली शुरू। सोलर पैनल प्रणाली शुरू की गई है। कहाँ पर? वाराणसी में। क्लियर हो गया। तो बनारस में क्या हो गया, इंडियन रेलवे ने ऐसा पहली बार किया कि पटरियों के बीच में ही सोलर पैनल सिस्टम घुसेड़ दिया, और ऐसा इंडिया में पहली बार हुआ। और ये ऐसा सोलर पैनल है जिसे उखाड़ के ले जाओ अपने घर पर, कोई दिक्कत नहीं है साहब। तो ठीक है, रिमूवेबल है। अगली न्यूज़ देखते हैं अपन लोग। आज ये ख़त्म करनी है पूरी अगस्त की, क्योंकि पेपर आ गया आप लोगों का। जो अगली न्यूज़ है वो है प्रेस सेवा पोर्टल। एक पोर्टल लॉन्च किया गया हाल ही में जिसका नाम है प्रेस सेवा पोर्टल। क्या है साहब ये प्रेस सेवा पोर्टल? तो ये प्रेस मतलब जो मीडिया होती है, अखबार होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, उनका आसानी से आप पंजीकरण करा सको, रजिस्ट्रेशन करा सको, उसके लिए हाल ही में ये एक पोर्टल लॉन्च किया है सरकार ने। ठीक है, तो सब किसके लिए हो जाएगा ये? समाचार पत्रों के पंजीकरण के लिए, समाचार पत्रों के
पंजीकरण के लिए, ठीक है। पंजीकरण का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? वो है प्रेस सेवा पोर्टल। अभी आपको ये बड़ी आसान सी न्यूज़ लग रही होगी, लेकिन ऑप्शन जब आते हैं ना कि हाल ही में समाचार पत्रों के पंजीकरण के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह सारे ऑप्शन आपको ऐसे लगेंगे सेम। प्रेस सेवा लिख देंगे, प्रेस मित्र कर देंगे, प्रेस निवेश कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, ऐसे चारों ऑप्शन सेम रख देंगे। तभी तो एक एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्रेस सेवा है ये, ठीक है। अगला देखते हैं साहब, जो अगली न्यूज़ है उसको समझते हैं। अगली न्यूज़ है साहब, वन फ्री जोन पासपोर्ट। वन फ्री जोन पासपोर्ट, ठीक है। ये एक पासपोर्ट है स्पेशल, वन फ्री जोन पासपोर्ट के नाम से एक स्पेशल पासपोर्ट है। पासपोर्ट समझते ही हो आप लोग। तो यूएई में दुबई शहर है, बढ़िया घूमने लायक। दुबई ने क्या किया, वही लोग वहीं घूमने जाते हैं तो वहीं पासपोर्ट चाहिए होता है। तो दुबई ने क्या किया है कि स्पेशल पासपोर्ट टाइप को जारी किया है ताकि आप दुबई में आओ, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात में, यूनाइटेड अरब अमीराट्स में आओ दुबई में अपना, और बढ़िया अपना व्यवसाय करो, और आपको स्पेशल पासपोर्ट मिल जाएगा जिसका नाम रखा गया है वन फ्री जोन पासपोर्ट। क्लियर? तो ये क्या है इसको आपको समझा दिया मैंने। तो लिखो दुबई यानी यूएई, ठीक है। यूएई स्पेशली दुबई के लिए किया है ये, तो ब्रैकेट में दुबई भी लिख दो। यूएई यानी दुबई द्वारा ये व्यावसायिक लाइसेंस के लिए, ठीक है, व्यवसाय करने के लिए। तो व्यवसाय करने के लिए व्यावसायिक निवेश, ठीक है। व्यावसायिक निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वहाँ पे, निवेश हेतु, बस, ठीक है। आपको शॉर्ट में याद रखनी है चीज़ें कि हाल ही में सुर्खियों में रहा वन फ्री जोन पासपोर्ट क्या है। तो ये व्यवसाय करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया एक वन फ्री जोन पासपोर्ट है, पासपोर्ट टाइप का है, ओके। आगे देखते हैं साहब अगली न्यूज़। जो अगली न्यूज़ है उसको भी समझते हैं अपन। आओ साहब अगली न्यूज़ बढ़िया वाली, मज़ा आ जाएगा सुन के। अगली जो न्यूज़ है वो है मिस यूनिवर्स इंडिया। मिस यूनिवर्स इंडिया, देखो हर साल ये आयोजन होता है इंडिया में, मिस यूनिवर्स इंडिया के नाम से। जो इसमें मिस यूनिवर्स इंडिया वाले चैम्पियनशिप में जीतती है जो लड़की, वो फिर मिस यूनिवर्स जो इंटरनेशनल वाला होता है उसमें पार्टिसिपेट करने जाती है। भाई कई सारी इंडिया में सब ब्यूटी क्वींस हैं, सब सुंदरियों के लिए होता है। जो लड़कियां सुंदर सुंदर हैं वो अपना मिस यूनिवर्स बनने का ख्वाब देखती हैं। तो कई सारी लड़कियों में से कोई एक लड़की सेलेक्ट होती है हिंदुस्तान से, इंडिया से, जो इंटरनेशनल लेवल पे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है इंडिया को। तो इस बार का जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ? तो वो तो हुआ है जयपुर में। जयपुर में आयोजन हुआ है साहब, ठीक है। जयपुर में तो आयोजन हो गया। अब इसमें और क्या क्या चीज़ है, कौन जीता? तो इसमें मणिका विश्वकर्मा जीती हैं। मणिका विश्वकर्मा विजेता बन गई साहब, ठीक है। और ये मणिका विश्वकर्मा कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं ये। भाई जयपुर में हुआ है तो जयपुर की राजधानी, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो राजस्थान से हैं ये मणिका विश्वकर्मा। ये साथ में लिखवा भी दिया मैंने। कभी कभी आ जाता ना कि साहब महाराष्ट्र की हैं, लोग सोचते हैं भाई कोई मिस यूनिवर्स बनी है तो बम्बई की होगी, ऐसा नहीं है। तो ये जयपुर में ही हुआ, और जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इसलिए राजस्थान की मणिका विश्वकर्मा को जीत भी गई साहब। ये बढ़िया रहा है। लोग कह रहे होंगे ये तो घर से ही बना दिया साहब। तो ये मणिका विश्वकर्मा तो जीत गई हैं। अब ये क्या करेंगी, ये जो इंटरनेशनल लेवल का मिस यूनिवर्स चैम्पियनशिप होगी उसमें पार्टिसिपेट करने जाएंगी, ठीक है। तो साथ में लिख भी लेते हैं कि ये 74वीं जो मिस यूनिवर्स जो होगा प्रतियोगिता, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, ठीक है, उसमें ये पार्टिसिपेट करने जाएंगी। ये इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करेंगे इंडिया का। तो ये जो मिस यूनिवर्स वाली जो होगी इंटरनेशनल वाली, ये कहाँ होगी ये भी मैं साथ में बता दे रहा हूँ। ये होगी थाईलैंड में, है समझ रहे हो? बैंकॉक, देख रहा है विनोद? थाईलैंड में धुआं मचाया जाएगा, ठीक है। तो ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो 74वीं होगी वो थाईलैंड में होगी। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी कौन? मणिका विश्वकर्मा। क्लियर है? मणिका विश्वकर्मा कौन बन गई? मिस यूनिवर्स इंडिया बन गई, जो जयपुर में आयोजित हुआ। ये राजस्थान की रहने वाली हैं। 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो कि थाईलैंड में होगी, उसमें ये भारत का
प्रतिनिधित्व करेंगी मणिका विश्वकर्मा। अगली न्यूज़ साहब देख लेते हैं अपन लोग। जो अगली न्यूज़ है वो अहमदाबाद से है। हाल ही में अहमदाबाद में कई सारे खेलों के होने की घोषणा की गई, अहमदाबाद से, ठीक है। अहमदाबाद कई खेलों का मेज़बान बन गया। मेज़बान समझते हो, होस्ट बन गया है। कई सारे खेल अब अहमदाबाद में होंगे, ये खबर आई है। तो अहमदाबाद में कई सारे जो खेल होंगे उसमें जो इंपॉर्टेंट खेल है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये खेल पूछे जा सकते हैं कि कहाँ होंगे या कहाँ हुए, तो वो अहमदाबाद में ही लिख लो, ठीक है। अहमदाबाद की मेज़बानी ऐसे लिख लो। मेज़बान कहते हैं ना, मेज़बान देश हो गया साहब, होस्ट कौन है, तो अहमदाबाद की मेज़बानी में खेल, ये हेडिंग डाल लो, इसमें आपको याद रहेगा, ठीक है। कौन कौन से खेल अहमदाबाद में होने हैं या हो, मतलब तो आप देखो सबसे पहले राष्ट्रमंडल जो खेल होंगे 2030 के वो यहीं होंगे अहमदाबाद में। राष्ट्रमंडल खेल को कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं इंग्लिश में, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। वो 2030 वाले जो हैं वो कहाँ होंगे, अहमदाबाद में। ये अभी हाल ही में डिक्लेरेशन हुई है, ठीक है साहब। तो मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रमंडल खेल 2030 वाले वो कहाँ होंगे, अहमदाबाद में होंगे, ठीक है साहब। एक और होगा, वो होगा राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग वाला, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में, भारोत्तोलन, ठीक है साहब। ये तो अभी इसी साल हो रहा है 2025, तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन 2025 चैंपियनशिप, ठीक है। तो ये 2 खेलों की मेज़बानी कौन करेगा, अहमदाबाद। अब देखो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है 2030 वाला, ये तो अहमदाबाद में है, तो साथ में लिख लो जो अभी होने अगली साल होने वो कहाँ होंगे, तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के कहाँ होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जो होने हैं वो कहाँ होंगे, वो होंगे ग्लासगो में। कहाँ होंगे, ग्लासगो। और ग्लासगो कहाँ पड़ता है, स्कॉटलैंड में। ग्लासगो कहाँ पड़ता है, स्कॉटलैंड में, ठीक है। ये आप ऐसे ही मैंने साथ में थोड़ा नोट करवा दिया ताकि आपको याद रहे। तो अहमदाबाद को 2 बड़ी मेज़बानी मिली है, एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के कहाँ होंगे, अहमदाबाद में, और कॉमनवेल्थ का वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। जब पूरा कॉमनवेल्थ गेम्स ही यहाँ होगा तो वेट लिफ्टिंग जी तो इसी साल होनी है, उसका भी अहमदाबाद को ठेका दे दिया। और जो पूरा अगला कॉमनवेल्थ गेम्स होगा 2026 वाला वो ग्लासगो में होगा, जो कि स्कॉटलैंड में पड़ता है। अगली न्यूज़ देखते हैं साहब, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो है ला गणेशन। ला गणेशन, इनका निधन हो गया हाल ही में, ये एक्सपायर हो गए ला गणेशन साहब। बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे ये, वर्तमान में ये नागालैंड के राज्यपाल थे और ये एक्सपायर हो गए, नागालैंड के राज्यपाल थे, ठीक है। नागालैंड के राज्यपाल हैं ये और ये अब नहीं रहे, ठीक है। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया। इनका जो स्थान लिया है, इनकी जगह, अब देखो ये तो एक्सपायर हो गए, ला गणेशन तो एक्सपायर हो गए, तो नागालैंड के राज्यपाल का कौन जिम्मा संभालेगा, कोई तो बैठेगा ना, जिम्मेदारी तो लेगा ना। तो अब नागालैंड का जो राज्य का राज्यपाल बन रहा है उसकी जिम्मेदारी हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल को दे दी गई है। किसके, मणिपुर का जो बगल का अड़ोसी पड़ोसी राज्य है ना मणिपुर, इसके राज्यपाल को जिम्मेदारी दे दी है कि आप नागालैंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालो। ला गणेशन तो अब एक्सपायर हो गए, तब तक आप संभाल लो, ऐसे, ठीक है। तो मणिपुर के राज्यपाल और उनका नाम क्या है ये मैं करा चुका हूँ, आपको पता है, पहले बता चुका हूँ मैं, अजय भल्ला साहब है ये। अजय भल्ला को नागालैंड के राज्यपाल का वो दिया गया, उसको क्या कहते हैं, प्रभार, ठीक है। राज्यपाल का प्रभार दिया है, प्रभार का मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है। तो ला गणेशन तो एक्सपायर होगा जो नागालैंड के राज्यपाल थे। मणिपुर के राज्यपाल जो अजय भल्ला साहब हैं उनको नागालैंड के राज्यपाल की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दे दी गई है, ठीक है। ला गणेशन भी समझ लिया आपने। अगली न्यूज़ देखते हैं अपन लोग। अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है विश्व रोबोट खेल। ऐसे ऐसे खेल हुए हैं, दिमाग ख़राब हो गया मेरा करा के। मैं भी नहीं चाहता था ऐसे खेल हो अब, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन पूछ भी ऐसे ही खेल रहा है, बहुत सिंपल पूछ ही नहीं रहा, अब उल्टे सीधे खेल पूछ रहे हैं सब कमीशन वाले, तो क्या करें। तो रोबोट खेल महोत्सव ये कहाँ हो गया रोबोट वाला, तो साले ससुर के सबरे रोबोट जो चाइना बनाता, तो चाइना में हुआ है, बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग है, तो ये चीन में इसका आयोजन हो गया। बस इसके बारे में इतना ही देख लो कि आयोजन कहाँ हुआ है, बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत है ही नहीं। तो रोबोट सब
जिस हाल रोबोट वोबोट सब चाइना फाइना के लोग बनाते रहते हैं, बैठे बैठे टेक्नोलॉजी में स्मार्ट हैं, तो बीजिंग चाइना में ही रोबोट खेल भी हो गए, काम ख़त्म। ठीक है साहब, अगला देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ समझते हैं अपन लोग। अगली न्यूज़ है, खेल की बात चल रही है तो राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025, मतलब 2025 तो चल ही रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और उसकी थीम क्या रही है पता है आपको? अच्छा, किसके बर्थडे पे मनाते हैं पता है? 29 अगस्त को तो बनता ही है। बर्थडे किसका होता है? बर्थडे होता है ध्यानचंद जी का, मेजर ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद्र जी का हैप्पी बर्थडे होता है। कि जयंती, जयंती नहीं अच्छा लगेगा, जन्म ही लिख देते हैं। मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्मदिन है। और क्या बनता है उस पर? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। थीम इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी जो थीम है वो है 1 घंटा खेल के मैदान में। हम भी तो कहते हैं, तुमसे सुनते ही नहीं हो। 1 घंटा थोड़ा मौज मस्ती मार लिया करो। हम इतने बड़े हो गए फिर भी हम खूब साइकिल फाइकिल चलाते रहते हैं, उधर बैठे बैठे आराम से फुटबॉल खेल लो, कुछ भी कर लो, छोटी छोटी चीज़ें करते रहा करो। तो 1 घंटा खेल के मैदान में। तुम लोग क्या है ना, खेलने की जगह रील्स वील्स देखते रहते हो बैठे बैठे। 1 घंटा खेल के मैदान में इसकी थीम हो जाएगी। किसकी? राष्ट्रीय खेल दिवस की। राष्ट्रीय खेल दिवस क्या हो जाएगा? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस हुआ। किसके बर्थडे पे बनता है? मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पे। क्या थीम है इसकी? 1 घंटा खेल के मैदान में। कितनी अच्छी थीम है इसकी, है। घंटा तुम नहीं खेलते हो और हम कह रहे हैं 1 घंटा खेलना चाहिए। घंटा भर तो खेल लो, और घंटा भी तुम खेलते नहीं हो। ठीक साहब, आगे देखते हैं अगला। प्रोजेक्ट आरोहण, प्रोजेक्ट आरोहण बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से ही आज फिनिश हो जाएगी। प्रोजेक्ट आरोहण क्या है साहब? सुर्खियों में रहा प्रोजेक्ट आरोहण क्या है। तो जो आपने देखा होगा कि आप जब बस से या गाड़ी से जब सफ़र करते हैं सड़क पर, तो टोल टैक्स पड़ता है, जानते हो आप। टोल टैक्स पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनमें काम करने वाले कार्मिक हैं, एम्प्लॉई हैं, जो उन एम्प्लॉई के भी तो बच्चे हैं। तो उन बच्चों को एक तरीके से उनके बच्चों का ध्यान देने के लिए, ठीक है, उनमें उन्नति हो बच्चों में, उसके लिए ये प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है। और टोल टैक्स वगैरह ये सब सड़क पर लगता है, हाईवे पर लगता है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये शुरू किया गया है प्रोजेक्ट आरोहण। ठीक है साहब, टोल टैक्स के पे जो काम करने वाले लोग हैं उनके बच्चों का ध्यान रखने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। तो लिखते हैं साहब, ठीक है। टोल कर्मियों, ये वर्ड अच्छा है। टोल कर्मी होते हैं टोल टैक्स वाले, टोल कर्मियों के बच्चों की उन्नति के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए किसने शुरू किया है? ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। NHAI कहते हैं ये, NHAI। ठीक है, तो NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, प्राधिकरण क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उसके द्वारा ये शुरू किया गया है टोल कर्मियों के बच्चों की उन्नति के लिए प्रोजेक्ट आरोहण। ठीक है, एक एक न्यूज़ में 3-3 4-4 बार बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे। प्रोजेक्ट आरोहण के बाद जो अगली न्यूज़ है वो देखते हैं। देखो, भारत की नई लेखा महानियंत्रक बन गई हैं। भारत की लेखा महानियंत्रक, लेखा महानियंत्रक। ठीक है, ये महालेखा और नियंत्रक परीक्षक नहीं है, वो कैग होता है वो नहीं है। ये CAG अलग होता है, जो आर्टिकल 148 में है, वो तो संजय मूर्ति साहब हैं, वो चीज़ अलग है। ठीक है, संजय मूर्ति साहब तो वो अलग है। ये CGA है, कंट्रोलर जनरल ऑफ, ऐसे करके होता है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जबकि होता है कंट्रोलर एंड क्या कहते हैं इसको, कंट्रोलर। CAG की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल, हम तो हिंदी में जानते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कंट्रोलर एंड CAG की फुल फॉर्म इंग्लिश में यार आइडिया नहीं है मेरे को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो क्या हुआ? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो अलग होता है। जबकि ये लेखा महानियंत्रक है, ये अलग चीज़ है। ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, पहले ही बता दिया मैंने, घुसड़ा तो इधर का उधर। ठीक है साहब, तो ये लेखा महानियंत्रक अलग चीज़ है। ठीक है, भारत की लेखा, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न ही ना रहे। क्या होता है? CGA। ठीक है, कंट्रोलर, कंट्रोलर की स्पेलिंग का लफड़ा, एक तो इंग्लिश में मैं इतने चूतिया आदमी है बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की क्या होगी? ACCOUNTS।
सी के साथ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये नई बन गई हैं इंडिया की। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कल्याणी, कल्याण हो जाएगा साहब। कौन बनी है? TCA, पूरा मतलब नाम है इनका TCA कल्याणी। साउथ इंडिया की ना बड़ा सा नाम रहता है, तो आपको तो कल्याणी ही याद रखना है बस, TCA कल्याणी। और किसकी जगह बनी है? तो मिस्टर, ये जो बनी है वो बनी है दुबे साहब की जगह, ठीक है, SS दुबे के स्थान पर, SS दुबे के स्थान पर ये बनी है TCA कल्याणी। कौन? इंडिया की CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी हुई है, ठीक है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं होता, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में होता तो आपको पता ही होता। जो आर्टिकल 148 के तहत CAG होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जबकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। ये तो बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना एक ऑर्डर निकालती है, नोटिफिकेशन निकालती है और अपॉइंटमेंट कर देती है साहब, ठीक है। ये भी आपने समझ लिया, कल्याणी मैडम बन गई। अगली जो न्यूज़ है वो है लिथुआनिया देश, आपने देखा होगा लिथुआनिया, लिथुआनिया, इसकी प्राइम मिनिस्टर बन गए नए, ठीक है। तो लिथुआनिया की मैडम बनी है एक नई PM, नई प्राइम मिनिस्टर बन गई है लिथुआनिया की। उनका नाम है इंगा, बस ऐसी इंगा पिंगा ही नाम याद रखा करो, इंगा। इंगा वैसे पूरा नाम है इंगा रुगीनियन, रुगीनियन, लेकिन इतना नाम नहीं याद रखना है हमें, हमें सिर्फ इंगा याद हो गया, काम खत्म। या नयन याद कर लो भाई, लिथुआनिया के नयन अच्छे हैं साहब, कैसे भी याद कर लो, तो ये नयन से कर लो, लिथुआनिया। देखो ये भी, ये नयन, नयन अच्छा है, रूगी नयन, ठीक है, इंगा रूगी नयन। तो भैया लिथुआनिया के नयन अच्छे हैं साहब। बाकी अब लिथुआनिया की बारे में राजधानी भी देख लेते हैं अपन। मैंने बताया ना, कोई शहर कोई देश सुर्खियों में रहे तो उसकी राजधानी देख लेनी चाहिए। इनकी जो राजधानी है वो है विनियस, विनियस। PCS में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब हर एक पेपर में आ जाते हैं, मैचिंग में आ सकते हैं कि 4 देश दिए हों, इधर राजधानी दी हो, मैचिंग लगाओ, या कौन सुमेलित है कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको सुर्खियों में जो जो देश रहे उनके राजधानियाँ याद करना सही रहता है। तो लिथुआनिया के नयन तो बन गई प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इंगा नयन कुछ भी समझ लो, और राजधानी क्या है? विनियस, ओके, राजधानी क्या है? विनियस। अगली जो न्यूज़ है वो है भारत अफ्रीकी व्यापार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे मैं डेटा वगैरह कराता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितना भी डेटा करा दो याद नहीं रहता, हम लिखवा देंगे, फिर आ भी गया पेपर में तो हम चिल्लाएंगे देखो हमारे में से आया, हमारे में से आया, एक घंटा आपको याद ही नहीं होगा, डेटा कितना याद करवा सकता हूँ मैं, ठीक है, ओके। तो ये ऐसा क्या है साहब हुआ, न्यूज़ में आया भारत अफ्रीकी व्यापार जो हुआ, क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब इंडिया और अफ्रीकन का जो ट्रेड है वो $100 बिलियन तक पहुंच गया, ठीक है। अफ्रीका गरीब देश है साहब, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की कृपा से अब इनके बीच में $100 बिलियन का ट्रेड होने लग गया, व्यापार होने लग गया है, ठीक है। तो ये $100 बिलियन का, ठीक, $100 बिलियन, डॉलर ऐसे बनता है, अरे तुम्हारी ऐसे जी बन गया कुकुरमुत्ते जैसा। $100 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है, द्विपक्ष को कहेंगे बाईलेटरल, बाईलेटरल साहब, अंग्रेजी में थोड़ी थोड़ी लेवल करने लग गया हूँ मैं। $100 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार, ठीक साहब, किन किन के बीच में हो गया? अभी हाल ही में इंडिया और अफ्रीका का, ओके। तो ये पहुंच गया, इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में आ गया। अभी आ सकता है कि हाल ही में किस के साथ हुआ है, तो अफ्रीका के साथ $100 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड। अगली न्यूज़ देखते हैं अपन लोग। जो अगली न्यूज़ है वो क्या है? आपने एक ओमान देश सुना होगा, ओमान की राजधानी मस्कट भी है, ये भी आप जानते होंगे। तो ओमान जो देश है उसने क्या किया, एक डिक्लेरेशन की है, एक घोषणा की है कि हम इंडिया से हर साल, यानी ईयरली 10 लाख टूरिस्ट बुलाएंगे इंडिया में। हमारा ये लक्ष्य है, हमारा मतलब ओमान का। तो ओमान ने डिक्लेरेशन कर दी कि हम भारत से 10 लाख टूरिस्ट हर साल बुलाया करेंगे, ये लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो किसने रखा है? ओमान ने। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसी चीज़ें पेपर में आ रही हैं खूब सारी, ठीक है। तो सालाना 10 लाख भारतीय पर्यटकों, इंडियन टूरिस्ट, ठीक है, भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है, आकर्षित करने का लक्ष्य किसने रखा है? ओमान ने। आकर्षित करने का लक्ष्य, ठीक साहब। ईयरली
ओमान ने कहा है कि हम साल में 10 लाख इंडियन टूरिस्ट बुलाएंगे ताकि ओमान की जो इकोनॉमी है उसको इम्प्रूवमेंट आएगा। अब देखो मैंने आपको जैसे बताया कि कोई देश आए तो उसकी राजधानी हमेशा आपको मैं बता देता हूँ ताकि आप उस चीज़ को याद रख सकें। ओमान की राजधानी है वो है मस्कट। ठीक साहब, ये भी साथ में बता दी। तो किस देश ने ये डिक्लेरेशन की है? ओमान ने। क्या है कि 10 लाख भारतीय पर्यटक बुलाने हैं, अट्रैक्ट करने हैं साहब। ठीक है, ये भी आपने समझ लिया। अगली न्यूज़ देखते हैं। जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी घूमने चले गए साहब फिर से ट्रिप पे। हम लोगों के लिए दर्द हो गया कि फिर याद करो साहब। तो पीएम मोदी की यात्राएं हुई हैं, एक हुई है जापान और एक हुई है चाइना। तो पीएम मोदी की जापान व चीन यात्रा, जापान व चीन यात्रा। तो जापान में तो ऐसी कोई तोप नहीं चली है, थोड़ा सा ही कुछ हुआ है। तो सबसे पहले अपन जापान समझते हैं कि जापान में क्या हुआ है साहब। तो पीएम मोदी अभी जापान गए थे। पीएम मोदी की 8वीं जापान की यात्रा है। जापान में शिखर सम्मेलन वगैरह हुआ। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट इतनी है ही नहीं, बस इम्पोर्टेंट ये है कि जो पीएम मोदी को ना, ठीक है, पीएम मोदी को एक गुड़िया मिली है साहब गिफ्ट में, गुड़िया। बस वो उस गुड़िया का नाम जान लो, ठीक है। और पीएम जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम भी देख लेते हैं। जापान गए हैं तो जापान की राजधानी टोक्यो है, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। तो जापान के पीएम जो उनका नाम क्या है वो बता दे रहा हूँ मैं, शिगेरू द शिबा, ठीक है, शिगेरू द शिबा, इनका नाम है शिगेरू द शिबा। इनके साथ पहली बार इनका सम्मेलन हुआ है, मतलब पहली बार मुलाकात हुई है एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, जापान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू द शिबा के साथ पहला वार्षिक सम्मेलन है ये, के साथ पहला वार्षिक सम्मेलन। यानी जब से ये जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये शिगेरू द शिबा, उसके बाद मोदी जी तो बहुत सालों से प्राइम मिनिस्टर हैं, ये नए नए हैं। तो ये नए नए हैं, इसलिए शिगेरू द शिबा और मोदी की जो वार्षिक सम्मेलन है वो पहली बार हुआ जापान में, ठीक है। पूरी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठें। एक तो साहब ये, और पीएम मोदी को मैंने बताया एक गिफ्ट मिला है साहब। तो पीएम मोदी को एक गिफ्ट मिला है, वो गिफ्ट का नाम इम्पोर्टेंट है, गुड़िया है वो। तो पीएम मोदी को दारूमा गुड़िया मिली है साहब, ठीक है। दारूमा, दारू में मिला के गुड़िया नहीं है, दारूमा गुड़िया ये मिली है। ये एक तरीके से कल्चरल एक रिप्रेजेंटेशन टाइप का है। जो जापान है वहाँ पे बौद्ध धर्म चलता है, हिंदुस्तान है यहाँ भी बौद्ध धर्म चलता है। तो एक संस्कृति है, एक कल्चर है जो चलता चला आ रहा है। कांचीपुरम के जो मंदिर है वहाँ पे भी दारूमा गुड़िया की काफ़ी सारी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दारूमा गुड़िया पीएम मोदी को क्या मिली है? भेंट मिली है, ठीक है, भेंट की गई है जापान की तरफ से, ठीक साहब। तो ऐसे आ सकता है कि किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री को हाल ही में दारूमा गुड़िया भेंट की है? तो भैया जापान ने की है। तो जापान के बारे में तो इतना ही समझना था। जापान की राजधानी टोक्यो, ये सब आपको पता है। फिर ये जापान के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए चाइना। मैंने बताया ना, देखो जापान गए हैं और चाइना गए हैं। तो जापान में तो देख लिया आपने कि प्राइम मिनिस्टर शिगेरू द शिबा के साथ पहला वार्षिक सम्मेलन हो गया और पीएम मोदी को गिफ्ट में क्या मिल गई? दारू पी के गुड़िया, ठीक है। दारू पी के माँ जो भी समझो, दारू माँ गुड़िया मिली है। चाइना की यात्रा में प्रधानमंत्री ने क्या किया? तो चाइना ये काय को गए साहब? क्योंकि वहाँ पर संघाई सहयोग संगठन का SCO का शिखर सम्मेलन होना था। कहाँ पर? चाइना में, ठीक है। तो 25 में था, 25th SCO समझते हो? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। ये वहाँ पर आयोजित होना था चाइना में, ठीक है। तो SCO शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? चाइना में, ठीक है। शिखर सम्मेलन हुआ वहाँ पर 25 में, 25वां कहाँ हुआ है? चाइना में हुआ। तो चाइना तो देखो बहुत बड़ा है। चाइना के किस शहर में हुआ है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि फिर ऑप्शन में दे देगा बीजिंग, फिर ऑप्शन में दे देगा संघाई, तो फिर दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो किस सिटी में हुआ है? तो एक अजीब सा नाम है, नई सिटी आप देखोगे, तियाजिन नाम है उस सिटी का, तियाजिन, ठीक है। तो चाइना के तियाजिन में हुआ है, ठीक है। तो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तियाजिन शहर में, तियाजिन शहर, इस ब्रैकेट में आपको लिखवा दिया मैंने। तियाजिन शहर में क्या हुआ है? 25वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन, ठीक है साहब। संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन, इसकी जो
थीम रहेगी कुछ रहेगी कि नहीं रहेगी? प्रधानमंत्री मोदी गए हैं तो साहब थीम भी कोई बढ़िया होगी। तो थीम इसकी जो रही है वो रही है एडवांसिंग द संघाई स्पिरिट। क्या रही है? एडवांसिंग द संघाई। संघाई की स्पेलिंग में फिर भसड़ मचाएगी, यही होती होगी संघाई स्पिरिट। एडवांसिंग द संघाई स्पिरिट डॉट डॉट करके SCO इन एक्शन, ये इसकी थीम है, SCO इन एक्शन। तो एडवांसिंग द संघाई स्पिरिट से ही आप याद कर लोगे, दिक्कत ही नहीं है। तो पूछा जाए कि 25वां संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? चाइना में हुआ। किस शहर में हुआ? तियाजिन नाम के शहर में हुआ, जो कि चाइना का है। कौन भाग लेने गया? तो प्रधानमंत्री मोदी स्वयं भाग लेने गए, क्योंकि उन्हीं की यात्रा है, ये चाइना की यात्रा है। तो क्या थीम है? एडवांसिंग द संघाई स्पिरिट, SCO इन एक्शन। तो एडवांसिंग द संघाई स्पिरिट से ही आप जो है आंसर निकाल लेंगे। ये आपने समझ लिया चाइना का भी। देखो ये जो 25वां SCO शिखर सम्मेलन है, जो कौन सा हो गया साल का हो गया? 2025 का हो गया। जो अगला सहयोग जो होगा, जो 26वां होगा, ये तो 25वां हो गया, 26वां कहाँ होगा इसकी घोषणा भी कर दी है साथ में। तो हम ब्रैकेट में ये भी लिख लेते हैं, क्योंकि हाल ही में घोषणा की गई है। तो 26वां SCO है, सम्मेलन है 2026 वाला, वो कहाँ होगा? वो होगा किर्गिस्तान में। कहाँ होगा? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। कहाँ होगा? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। ठीक है, ओके। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में ये आपका आयोजित होगा 26वां SCO। फिलहाल कौन सा है? 25वां है, 2025 में हुआ है। 26वां कब होगा? 2026 में होगा। कहाँ होगा? किर्गिस्तान बिश्केक में। 25वां वाला कहाँ हुआ है? तियाजिन सिटी, चाइना में। क्या थीम है? एडवांसिंग द संघाई स्पिरिट। कौन भाग लेने गया हिंदुस्तान से? प्रधानमंत्री स्वयं गए। क्लियर है? अगली देखते हैं साहब न्यूज़। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स रह गया, आधा घंटे में पूरा हो जाएगा। देखो जयंतियाँ होती हैं, जयंती, हैप्पी बर्थडे जो होता है साहब, महावीर जयंती, श्री राम जयंती, हनुमान जयंती, ऐसे जयंतियाँ बनती हैं खूब सारी। तो जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए कमेटियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, तो जयंती मनाने के लिए समिति बनाई गई है। ठीक है, किन के लिए? समिति। ठीक साहब, के लिए समितियाँ बनाई गई। अब किन किन की जयंती के लिए बनाई गई हैं वो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक तो देखो सरदार पटेल जी की जयंती के लिए बनाई गई है, सरदार पटेल जी की जयंती पे। तो ये 150वीं जयंती है इनकी, 150वीं जयंती। इसका मतलब इनका जन्म कब हुआ होगा? 1875 में जन्म हुआ होगा। ठीक है, तभी तो 150 होगा, 150 साल। ठीक, एक तो सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती बननी है। एक आपकी बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती बननी है, बिरसा मुंडा। ठीक है, इनकी भी 150वीं जयंती है, इसका मतलब इनका जन्म भी 1875 में ही हुआ होगा। ठीक है भैया, एक आपकी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती बननी है, अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी भी जयंती बननी है साहब। तो इनका जो जन्म हुआ है वो 1924 में हुआ था। ठीक है, 1924 में। तो इनकी ये 150वीं नहीं है, इनकी तो 100वीं और 101वीं मन रही है साथ में। ठीक है, वैसे तो 1924 से 2024 हो गए 100 साल, लेकिन सरकार कह रही है कि हम 100, 101 सब साथ भी मान लेंगे। सरकार है साहब, इसलिए कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन दे दिया सरकार ने। वैसे तो 101 भी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ कहीं कहीं 100 भी लिखने को मिल गया है, तो मैंने इसीलिए लिखवाया ही नहीं, आपको बस बता दिया ओरली कि इन दोनों की तो 150 भी हो गई साहब, और इनकी जो है वो 101 भी होनी चाहिए, पर गवर्नमेंट ये 100 चला रही है, तो अपना हिसाब किताब है। इन सब की, 3 लोगों की, सरदार पटेल जी की, बिरसा मुंडा जी की और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाने के लिए कमेटी बनाई गई है। ठीक है, अब देखो कमेटी बनी है तो अध्यक्ष पर रहे होंगे भाई, हर समिति का कोई अध्यक्ष बनता है कि नहीं बनता? तो तीनों कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए हैं? PM मोदी स्वयं बने हैं। ये बढ़िया है कि अलग अलग कमेटी का अलग अलग अध्यक्ष नहीं है, तीनों कमेटी का अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, तो यहाँ लिख लो। ठीक है साहब, क्या लिख लो कि तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी। तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? PM मोदी। क्लियर है? तो किसी भी कमेटी के बारे में पूछा जाएगा तो अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर मोदी। यहाँ क्या है, ये उन जन्म कब हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी का? 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं ना? सुशासन दिवस ही बनता है ना शायद, 25 दिसंबर
1924। ठीक है भैया। तो 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको समझा दिया। जैसे सरदार पटेल जी की जयंती बनती है, सरदार पटेल की जयंती 1875 में, मतलब जयंती क्या 1875 में जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर को इन्हीं की स्मृति में तो एकता दिवस मनाते हैं। ऐसे ही बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को है, तो इनके में वो जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। तो सब पे दिवस दिवस तो बनता ही है ना। तो तारीख भी लिख लो चाहो तो, 31 अक्टूबर, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस बनता है इस पर। और बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 में हुआ है, इसमें जनजातीय दिवस हो जाता है। और ये 25 दिसंबर 1924। ठीक साहब। तीनों समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्लियर हो गया। चलो अब अगली न्यूज़ देखते हैं। आज आखिरी, आज मैंने इधर उधर की कोई बात नहीं करी, धड़ाधड़ करंट अफेयर्स की बरसात चल रही है, क्योंकि आज ये कलेश ख़त्म कर दूंगा मैं। अब आप आराम से करो, ऑलरेडी बहुत पढ़ लिया, तक पढ़ते ही रहोगे। और मस्ती तो खूब मारी है, खूब हंसाया मैंने। आज तो सांस भी नहीं लेने दे रहा, धनाधन चलता चला जा रहा है। पर चलो ठीक है यार, तुम लोगों का पेपर है, पीसीएस में सेलेक्ट हो गए ना, ऑफिसर बन जाओगे ना, धुआं मच जाएगा ज़िंदगी में, बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आ जाता है लाइफ में। तो फिर थोड़े दिनों की बात है यार, थोड़ा बहुत मेहनत करके कर लेते हैं साहब। अब अगली न्यूज़ देख लो। है प्रवचन आज कम दिया है मैंने, मतलब हंसी मजाक भी कम हुआ और ज्ञान भी नहीं दिया ज़्यादा। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाता रहता हूँ, ऐसा कर लो ऐसा कर लो। तो अगली जो न्यूज़ है वो है डूरंड कप 2025। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित एक चैम्पियनशिप है, फुटबॉल का ये गेम है। ठीक है, फुटबॉल कैसे भी आ सकता है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। क्या है? फुटबॉल टूर्नामेंट है साहब। कौन? डूरंड कप। किसने किसको जीता भैया? हरा कर जीता। तो ये नॉर्थ ईस्ट ने जीता है। किसने? नॉर्थ ईस्ट ने। और किसको हरा कर जीता है? तो ये हरा कर जीता है साहब डायमंड हार्बर को। नॉर्थ ईस्ट ने डायमंड हार्बर को हराकर जीता, को हराकर जीता। किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट ने। जीता किसने? नॉर्थ ईस्ट ने। हारा कौन है? डायमंड हार्बर। डूरंड कप क्या है? फुटबॉल टूर्नामेंट है। क्लियर है? ठीक साहब, ओके। और ये लगातार दूसरी बार जीता है ये, पिछली बार भी नॉर्थ ईस्ट ने जीता था, तो ये भी साथ में लिखना है कि लगातार दूसरी बार जीता। ठीक है भैया, लगातार दूसरी बार किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट ने। कौन सा कप? डूरंड कप। किसे पेल दिया? डायमंड हार्बर को पेल दिया। ठीक साहब, फुटबॉल टूर्नामेंट है ये भैया, ये भी समझ लिया आपने। थोड़ी बहुत न्यूज़ रह गई है दोस्तों। अगर आप बोर हो रहे हो, आपको टेंशन हो रही हो, याद नहीं हो रहा हो, वीडियो पॉज कर लो। आपकी क्या, आपकी सरकार है, वीडियो पॉज करके कल देख लेना, कौन सी दिक्कत है। देख लो, सब देखते चले जाओ। इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रहा हूँ, एक भी चीज़ बकवास नहीं कराता मैं। सारी चीज़ें वही होती हैं जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है साहब, अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप। स्पोर्ट्स की थोड़ी न्यूज़ रह गई हैं, बस वही करा रहा हूँ। एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप, एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप 2025। चैम्पियनशिप एशिया की है ये, ठीक है, एशिया की, विश्व की नहीं है। एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप 2025। तो ये हुई कहाँ है भैया? ये भी देख लो। तो ये कहाँ हुई है? कजाकिस्तान में। कहाँ हुई है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में आयोजन, एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? कजाकिस्तान में। ठीक है साहब। अब देखो इसमें क्यों भारत के लिए ये खुशखबरी वाला रहा, क्योंकि एक खिलाड़ी हैं ऐश्वर्य तोमर। क्या नाम है उनका? ऐश्वर्य तोमर। ऐश्वर्य तोमर ने क्या किया? गोल्ड जीत लिया इसमें, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो गया। तो ऐश्वर्य तोमर ने 50 मीटर वाली में, ठीक है, 50 मीटर वाली जो रेंज होती है उसमें, 50 मीटर जो राइफ़ल होती है, 50 मीटर राइफ़ल वाला जो गेम होता है इसमें निशानेबाजी में, तो 50 मीटर राइफ़ल स्पर्धा में, 50 मीटर राइफ़ल स्पर्धा में क्या जीता है? स्वर्ण पदक, गोल्ड जीत लिया साहब। स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता है? ऐश्वर्य तोमर ने। ठीक है साहब, ऐश्वर्य तोमर ने क्या जीत लिया? गोल्ड मेडल जीत लिया 50 मीटर राइफल में। ओके, कजाकिस्तान में ये एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई थी। अब देखो पदक तालिका में इंडिया भी टॉप पे रही है साहब। ठीक है, अब वो इंडिया नहीं रही जो लेवल करती थी, अब इंडिया को चाहिए फुल इज्जत। तो भारत का पदक तालिका में प्रथम स्थान रहा है। ठीक है, भारत का जो प्रथम स्थान रहा है इसमें। ठीक साहब,
प्रथम स्थान रहा। ओके, टोटल जो इंडिया ने 26 गोल्ड जीत लिए इसमें, 26 गोल्ड के साथ टोटल 46 पदक जीते हैं, 46 पदक जीते। ओके साहब, सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर देता हूँ। 26 गोल्ड जीते। ऐश्वर्य तोमर ने 50 मीटर राइफल में जीत लिया गोल्ड। ऐसे तमाम गोल्ड जीते हैं, आपको सारे याद नहीं करने हैं, बस एक मैंने स्पेशल बता दिया क्योंकि इनका नाम बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसीलिए बताया मैंने। 26 के 26 गोल्ड बताएंगे तो नानी याद आ जाएगी, हमारी भी और तुम्हारी भी, तो ये आपने समझ लिया। अगली न्यूज़ देखते हैं अपन लोग साहब। अच्छा, आज जो मैंने इसका पिछले वाला वीडियो कराया था करंट अफेयर्स का, उसमें मैंने जल खेल के बारे में बताया था। उसमें मैं एक चीज़ छूट गई थी, बाद में मैंने देखा तो मुझे याद आई, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। जो खेलो इंडिया जल खेल हुए ना, जल वाले, कहाँ गए, आजा 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 मेरी रानी, ये गए देखो। खेलो इंडिया जल महोत्सव जो खेल हुए हैं, ये जल खेल वाटर गेम्स, इसमें ये तो मैंने बता दिया कि कहाँ हुआ, शुभंकर क्या रहा, ये पहला है। लेकिन ये नहीं मैंने बता पाया कि नंबर 1 पे इसमें कौन रहा, पदक तालिका में फर्स्ट पे इसमें कौन रहा है, तो वो मैं अब बता दे रहा हूँ। पहले नंबर पर रहा है मध्य प्रदेश। कौन सा रहा है? मध्य प्रदेश। और जो यूपी का रैंक आई है, यूपी का स्थान है, वो कौन सा रहा है? तो यूपी का स्थान इसमें रहा है, वो रहा है चौथा, 4th। ठीक है, बस ये चीज़ आपको बतानी थी कि खेलो इंडिया जल महोत्सव जो हुआ, जल वाला वाटर हो गया ना, एक तरीके से वाटर जल खेल हो गई है। ठीक है साहब, देखो ये जल महोत्सव के साथ खेल लिखना भूल गया मैं, देखो ये देखो यहाँ आ गई, जल खेल वाटर इंडिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, जल खेल महोत्सव 2025, ये पूरा वर्ड है इसका, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। नंबर 1 पे कौन रहा है? मध्य प्रदेश। और यूपी के जो स्थान रहा है वो चौथा रहा है। क्लियर है? ये सारी चीज़ आपको अपडेट भी कर दी। मैं दोबारा रीचेक करता हूँ कहीं कोई गलती मतलब जैसे आपको वीडियो अपलोड कर दी, उसके बाद मैं रीचेक करता हूँ कहीं कुछ गलत बोल तो नहीं दिया, या गलती से कुछ मुंह से निकल तो नहीं गया, जो बोल कुछ और रहे हो लिख कुछ और दें, तो बाद में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब जैसे ये जो गेम हुए हैं एशियाई निशानेबाजी, इसमें 26 गोल्ड के साथ 46 पदक जीते इंडिया ने, इंडिया की रैंक रही है पहली। ठीक साहब, अगला देखते हैं अपन। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025। ठीक है साहब, ये इसी साल बंटते हैं, मतलब हर साल बंटते हैं, इस साल के लॉन्च हो गए। रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, एशिया का नोबेल, ये तो आपको पता ही होगा कि इसको एशिया का नोबेल भी कहते हैं। अब इस बार 3 बट गए, कुल मिला के 3 लोगों को मिल गया। किससे मिला है? नंबर 1 पे मिला है एजुकेट गर्ल्स नाम की संस्था को। एजुकेट गर्ल्स, ये एक इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का है, क्योंकि ये तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार तो इंटरनेशनल लेवल पे मिलते हैं, तो एजुकेट गर्ल्स नाम के संस्थान को मिला है। और ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला ये संस्थान भारत का पहला संस्थान बना है, पहला संगठन बना है। तो एजुकेट गर्ल्स क्या है? ये पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय संगठन बना है, प्रथम भारतीय संगठन। कौन बन गया? एजुकेट गर्ल्स संगठन। क्लियर है साहब, ये भी आपने समझ लिया। ठीक, एजुकेट गर्ल्स के बारे में अब थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि इसकी स्थापना किसने करी है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सुर्खियों में आ गया। तो इसकी स्थापना की है सफ़ीना ने, सफ़ीना हुसैन ने। किसने की है? सफ़ीना हुसैन ने। और कब की है? 2007 में। कब की है? 2007 में की है स्थापना एजुकेट गर्ल्स की सफ़ीना हुसैन ने। ये एजुकेट गर्ल्स करता क्या है, ऐसा कौन सा काम करता है जिसकी वजह से इसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? तो ये महिलाओं की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखता है, जो लड़कियां हैं वो पढ़े लिखें, तो ये महिला साक्षरता का काम करता है। ठीक है, महिला साक्षरता हेतु कार्यरत है ये। ठीक है, कौन, क्या नाम है इसका? एजुकेट गर्ल्स। देखो नाम भी तो वही है ना, गर्ल्स को एजुकेट करना है, यानी महिलाओं में साक्षरता बढ़ानी है साहब, निरक्षरता दूर करनी है। ठीक है साहब, ये भी आपको बता दिया। एक चीज़ इसमें और बतानी है एजुकेट गर्ल्स में, कि ये कहाँ पे इसने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया था, तो और कहाँ से इसने शुरुआत करी थी। तो राजस्थान के गाँव में
आप देखते होगे जो राजस्थान की महिलाएं हैं वो थोड़ी पिछड़ी रह गई, पढ़ाई लिखाई में उन्हें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया। राजस्थान में बड़े पंचायत चलती है, खाप पंचायत चलती है, थोड़ा इलाका पिछड़ा था। तो राजस्थान में ये शुरू किया गया था कैंपेन, ठीक है। तो राजस्थान के गाँव से, जो गाँव हैं कई सारे राजस्थान में, तो गाँवों से, ठीक है, अभियान की शुरुआत हुई थी, अभियान की शुरुआत की गई थी। ये आपको मैंने पूरा एजुकेट गर्ल्स का इतिहास बता दिया, ताकि अगर सीधे सीधे डेप्थ में क्वेश्चन आ जाए इसके बारे में कि एजुकेट गर्ल्स जिसे रमन मैगसेसे पुरस्कार मिला किस संदर्भ में, कौन से कथन सही हैं, तो आप बता पाएंगे कि ये पुरस्कार पाने वाला ये पहला भारतीय संगठन बन गया। इसकी स्थापना सफ़ीना हुसैन ने की थी और ये 2007 में स्थापित हुआ था। महिला साक्षरता के लिए ये कार्यरत था। राजस्थान के गाँवों से इस अभियान की शुरुआत की गई थी एजुकेट गर्ल्स की। अब ये तो पहला है जिसको मिला है एजुकेट गर्ल्स, और भी तो दो, मतलब कुल मिला के 3 लोगों को मिलता है, मतलब 3 लोगों को मिला है इस बार। अलग अलग चीज़ों, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों को मिलता है। तो इस बार 3 लोगों को मिला है, जिसमें नंबर 1 तो एजुकेट गर्ल्स है। दूसरा कौन है साहब? तो दूसरा है, उसका नाम है, जो जिसको मिला है उसका नाम है शाहिना अली, ठीक है। शाहिना अली को भी मिला है ये रमन मैगसेसे पुरस्कार। एक तो एजुकेट गर्ल्स को मिल गया और एक शाहिना अली को मिला है। तो शाहिना अली कौन है? ये मालदीव्स की रहने वाली हैं। कहाँ की? मालदीव की। और ये क्या करती हैं? ये मालदीव की हैं, ये पर्यावरण पर ध्यान देती हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, मालदीव की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है इनका? शाहिना अली, ठीक है। तो एक तो एजुकेट गर्ल्स को मिल गया, एक शाहिना अली को मिल गया। शाहिना अली कहाँ की है? मालदीव्स की। तीसरा, 3 लोगों को मिला है ना ये। और तीसरा कौन है? तीसरे का नाम है फ्लाविनियो, अजीब सा नाम है, फ्लावियानो, ये नाम है इनका भैया, फ्लावियानो विलानुयेवा, ये नाम है इनका, फ्लावियानो विलानुयेवा। इन्हें भी मिल गया रमन मैगसेसे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं फिलीपींस के। कहाँ के हैं? फिलीपींस के। और ये सोशल वर्कर हैं, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं एक तरीके से। सोशल वर्कर को क्या कहते हैं? सामाजिक कार्यकर्ता। तो ये भी आपको मैंने बता दिया क्या करते हैं, कभी कभी आ जाता है ना। तो ये तो सोशल वर्कर है, फ्लावियानो विलानुयेवा, अजीब सा तो नाम है इनका, फ्लावियानो विलानुयेवा। कहाँ के हैं? फिलीपींस के। शाहिना अली कहाँ की हैं? मालदीव्स की, ठीक है। शाहिना तुम कहाँ की हो? तो मालदीव्स की हो, वाओ वेरी गुड। और ये एजुकेट गर्ल्स कहाँ की है? ये इंडिया की ही है, ठीक है। तो इस 3 तरह से मतलब 3 लोगों को मिल गया, लोग कह लो, कुल मिला के 3 रमन मैगसेसे पुरस्कार इस बार बटे हैं, एजुकेट गर्ल्स, शाहिना अली और फ्लावियानो विलानुयेवा को, ठीक है साहब। ये भी समझ लिया। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है सूर्या AI। क्या है? सूर्या AI, ठीक है भैया। सूर्या AI क्या है? देखो दोस्तों, टाइम लग रहा है, अगर आप बोर हो जाते हैं, आपको नहीं याद हो रहा, आप पॉज करके कल देख लेना। देखो हम आज ये ख़त्म करेंगे, कलेश 15 मिनट का कॉन्सेप्ट और रह गया बस, क्योंकि आप जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। और मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ, मैंने कोई स्पीड से नहीं कराया, लिख लिख के कराता हूँ मैं, इसीलिए ताकि आप आँखों और कानों से इन चीज़ों को समझ सकें, देख सकें, याद कर सकें। सूर्या AI क्या है साहब? तो देखो, ये नासा का नाम आपने सुना होगा, नासा। तो नासा का AI मॉडल है ये, ठीक है। नासा का AI मॉडल है, नासा का AI मॉडल है। क्या करेगा भैया ये? सूर्या AI का क्या काम करेगा ये? तो ये मौसम की भविष्यवाणी करेगा, ठीक है, कि अंतरिक्ष में मौसम कैसा चल रहा है उसकी ये भविष्यवाणी करेगा। तो अंतरिक्ष मौसम की, दुनिया के मौसम की तो करेगा, साथ में अंतरिक्ष के मौसम की भी कर देगा। तो अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी करेगा, भविष्यवाणी करेगा। कौन करेगा? सूर्या AI। और सूर्या AI किसका AI मॉडल है? नासा का। नासा कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की, ठीक है साहब। नासा का AI मॉडल हो गया जो अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी करेगा, सूर्या AI, ठीक है। 10-15 मिनट का खेल और है, फिर मैं रिवीजन करा दूंगा, कलेश खत्म हो जाएगी साहब। अगला देखते हैं। जो अगली न्यूज़ है वो है सुदर्शन चक्र मिशन। क्या है? सुदर्शन चक्र मिशन, ये न्यूज़ है साहब अगली। सुदर्शन चक्र मिशन क्या चीज़ है भैया? तो ये सुदर्शन चक्र मिशन इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है,
जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है ना, वो इंडिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का नाम रखा है सुदर्शन चक्र। ठीक है साहब, तो क्या है ये? इंडिया का यानी भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है ये, जिसका नाम क्या रखा है इंडिया ने? सुदर्शन चक्र मिशन। ठीक साहब, जैसे इजराइल का भी एक मिशन है इजराइल, आपने देश सुना है इजराइल? इजराइल का भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका नाम है आयरन डोम। इजराइल वाले का आयरन डोम नाम है। ठीक है, ऐसे ही इंडिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया, क्या नाम है? सुदर्शन चक्र। ठीक साहब, ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया। इजराइल का तो आयरन डोम बहुत टाइम से चल रहा है, इंडिया ने तो अभी बनाया है। अगला जो है वो है न्यूज़ है मैत्री अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है मैत्री के नाम से, मैत्री अभ्यास 2025 अभी हुई है ये, और हर साल होता ही है, इंडिया थाईलैंड के बीच में होता है ये हमेशा मैत्री। तो ये भारत थाईलैंड के बीच में है, इंडिया थाईलैंड के बीच में ये अभ्यास होता है। ठीक है, इंडिया थाईलैंड के बीच में होता है, और ये इस बार का जो आयोजन हुआ वो थाईलैंड में ही हुआ। आयोजन कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। जब थाईलैंड में होता है तो हमें सिटी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में होगा तो ससुर सिटी भी याद करनी पड़ती है कहाँ हुआ है। तो ये मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में, थाईलैंड में ही आयोजित हुआ मैत्री अभ्यास। ठीक है भैया, अगली न्यूज़ देखते हैं। 4-5 न्यूज़ रह गई हैं, सो एक काम ख़त्म। अगली जो न्यूज़ है वो है, एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसका नाम है रीथिंकिंग होम स्टेज रिपोर्ट। रीथिंकिंग होम स्टेज रिपोर्ट है। ठीक है, ये रिपोर्ट है साहब। ये रिपोर्ट किसने जारी करी? ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि सुर्खियों में रही ये वाली रिपोर्ट किसने जारी करी, तो ये जारी करी है नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी की गई है रीथिंकिंग होम स्टेज रिपोर्ट, नीति आयोग द्वारा जारी की गई है साहब। किससे संबंधित ये रिपोर्ट है? तो ये बता रही है कि इंडिया में टूरिस्ट कितने आ सकते हैं, कितने आ रहे हैं, और कितने बुलाए जा सकते हैं, ये सब कुछ इसमें रिपोर्ट में बताया गया है। पर्यटन से संबंधित है, टूरिस्ट से, टूरिज्म से। ठीक है, पर्यटन संबंधी रिपोर्ट है ये। बस ये बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट होती है, वो अपने को याद नहीं करना कि क्या बताया है, किससे संबंधित है। तो टूरिज्म से रिलेटेड है, पर्यटन से रिलेटेड है, और नाम क्या है? रीथिंकिंग होम स्टेज। कौन जारी कर रहा है? नीति आयोग। क्या नाम है? रीथिंकिंग होम स्टेज। ठीक है, अभी करेंगे रिवाइज अपन, बहुत सारी न्यूज़ हो गई, चिंता मत करो, सब होगा। ठीक है साहब, अगला भैया देखो, देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है कोई, देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना दिया साहब। तो बहुत फेमस नाम है उसका नाम है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। क्या है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व, बहुत फेमस है। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। मर्ज कर दिए हैं छोटे छोटे टाइगर रिजर्व और पूरा वही बना दिया सुंदरवन। तो ये सुंदरवन टाइगर रिजर्व बन गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है ये? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब आपके दिमाग में आएगी कि सबसे बड़ा कौन सा है फिर, जब दूसरा तो सुंदरवन हो गया, तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हिंदुस्तान का कौन सा है? तो वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो समझ गए, यानी सुंदरवन टाइगर रिजर्व देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, और ये पश्चिम बंगाल में है। और जब कोई चीज़ दूसरा घोषित कर दिया तो हमें साथ में पहला भी याद कर लेना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है साहब। ये भी अपन ने समझ लिया। अगली न्यूज़ देखते हैं साहब। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है नेपाल से। क्या हुआ भैया नेपाल में? तो आपने सुना होगा IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, सुना है? IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में नेपाल शामिल हो गया है हाल ही में। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी कि IBCA में कौन सा देश हाल ही में शामिल हुआ है, तो वो शामिल हुआ है नेपाल। ठीक है साहब, तो IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बिग
कैट अलायंस, ठीक है, IBCA। इस IBCA में शामिल हो गया है साहब, ठीक है। कौन शामिल हो गया? नेपाल। IBCA में शामिल कौन हुआ है? नेपाल, ठीक है भैया। ये IBCA के बारे में आपको थोड़ा सा मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ IBCA के बारे में। तो इसकी जो स्थापना थी वो 2023 में की गई थी। ये सब पहले मैं बता चुका हूँ, IBCA के बारे में पहले ही करंट अफेयर्स में बता चुका हूँ कि इसमें 7 बड़ी बिल्लियों का जिक्र है, वो सारी चीज़ें हो चुकी है, रिपीट नहीं करेंगे। टाइम वैसे भी आपका बहुत एक्स्ट्रा जा रहा है, मतलब टाइम 1 घंटे का वीडियो हो चुका है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हों। तो जो चीज़ पहले बता चुके हैं उसको सिर्फ क्या लिखना दोबारा से, बस इतना देख लो कि IBCA 9 अप्रैल 2023 को, ठीक है, 9 अप्रैल 2023 को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, PM मोदी के द्वारा। और कहाँ शुरू किया गया था, बस ये भी देख लेते हैं। मैसूर में शुरू किया गया था, ये मैसूर में। और मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक है। तो मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 9 अप्रैल 2023 को। वो आपने प्रोजेक्ट टाइगर का नाम सुना होगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू किया गया था। उसके 50 साल पूरे हुए थे 2023 में, उसी के उपलक्ष्य में ये लॉन्च किया गया। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले। तो 9 अप्रैल 2023 को PM मोदी के द्वारा मैसूर कर्नाटक में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस स्टार्ट किया गया था, जिसमें हाल ही में नेपाल शामिल हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं साहब अगली न्यूज़। 2-3 न्यूज़ और रह गई हैं, ठंडे से बैठे रहो आराम से, सोई काम खत्म कले से ख़त्म। जो अगली न्यूज़ है वो है आरोग्य सेतु अभ्यास। इसके बाद मैं फिर रिवीजन करा दूंगा और कलेश ख़त्म हो जाएगा। आरोग्य सेतु अभ्यास, ठीक है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे आरोग्य सेतु तो ऐप चलाता है एक, ये स्वास्थ्य से संबंधित होता है। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। और ये है अभ्यास। अभ्यास तो मिलिट्री करती है, सेना करती है। इसका मतलब सेना के द्वारा एक ऐसा अभ्यास आयोजित किया गया है जिसमें चिकित्सा का उद्देश्य रखा गया है, ठीक है साहब। तो ये असम में आयोजित हुआ है, ठीक है। तो अपन ये लिख लेते हैं, ठीक है। भारतीय सेना द्वारा ये असम में आयोजित, ठीक साहब। और चिकित्सा के लिए है ये, मतलब जो सेना है, जैसे एक तो इंडियन आर्मी हो गई और एक नागरिक हो गए। तो अगर जैसे सेना को कोई दिक्कत होती है तो नागरिक लोग इनकी हेल्थ का ध्यान रखें, और अगर नागरिकों को दिक्कत होती है तो सेना इनकी हेल्थ का ध्यान रखे। इसके लिए आरोग्य सेतु अभ्यास किया गया है। कहाँ पर? असम में, ठीक है। तो सैन्य नागरिक चिकित्सा अभ्यास है ये, मतलब मिलिट्री भी है और सिविलियंस भी हैं इसमें। तो सैन्य नागरिक चिकित्सा अभ्यास है। और ऐसा इस तरह का अभ्यास ना पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी ऐसे अभ्यास नहीं हुए जिसमें हेल्थ का ध्यान रखा जाए। पहले लोग लड़ते लड़ाते थे, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए थे कि अगर अटैक हो गया तो कैसे प्रैक्टिस करनी है, सब वो प्रैक्टिस करते थे। लेकिन इस बार हेल्थ पर ध्यान दिया है और इस तरह का ये पहला अभ्यास है जिसका नाम रखा गया है आरोग्य सेतु अभ्यास। कहाँ हुआ है? असम में। किसने कराया है? इंडियन आर्मी ने। किसके लिए है ये चिकित्सा के लिए है, और ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है साहब। ये भी आपने समझ लिया। अब देखो आपने अगली जो न्यूज़ है वो देखते हैं अपन, ठीक साहब। टेंशन मत लेना, ज़्यादा नहीं है, मतलब 2-3 न्यूज़ ही रह गई हैं। 1 घंटे का वीडियो कोई ऐसा भी नहीं होता कि आप 1 घंटे में घबरा गए होंगे। बहुत सारी न्यूज़ भी मिल रही हैं आपको। मैं अपने घर परिवार की तो कोई कहानी सुना नहीं रहा, करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मन नहीं लग रहा है तो रिजल्ट में आपको ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सी 2-4 मिनट और झेलो, बस सोई काम खत्म हो जाएगा। तो पहला साहब ऐसा पहली बार एक सम्मेलन हुआ है पाली भाषा को लेके, ठीक है। पाली भाषा आपने सुनी होगी। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन हुआ है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन, ठीक साहब। इसमें बस इतना ही देखना है कि ये हुआ कहाँ पर है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन हुआ है श्रीलंका में। और श्रीलंका में हुआ है तो एक श्रीलंका तो देश हो गया, शहर भी देखना पड़ेगा। तो श्रीलंका के कैंडी शहर में हुआ है। कैंडी एक शहर है, ठीक है। श्रीलंका के कैंडी शहर में भारत उसका पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ पर? श्रीलंका के कैंडी सिटी में साहब, ठीक है।
और आखिरी न्यूज़ 26 अगस्त 2025 की बड़ी बताते हुए खुशी हो रही है कि काम ख़त्म हुआ। जो आखिरी न्यूज़ है वो है ब्राइट स्टार अभ्यास। ये आखिरी न्यूज़ है, ब्राइट स्टार अभ्यास। ये भी देखो एक मिलिट्री का ही एक्सरसाइज है। तो बस ये मतलब कई देशों की है, इसमें कई सारे देश शामिल होते हैं, बहुत बहुपक्षीय है ये, कई सारे देश हैं और इंडिया भी इसमें शामिल हुआ है। और इसका आयोजन अभी हाल ही में मिस्र में हुआ था, इजिप्ट में। ठीक साहब, तो आखिरी है ये, उसके बाद काम ख़त्म। तो ये 2 साल में एक बार होता है, द्विवार्षिक है। ठीक है, द्विवार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास है, अलग अलग देशों में होता है। इस बार का है ये मिस्र में हुआ है, द्विवार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास है। ठीक, भारत भी इसमें शामिल हुआ। स्टेटमेंट आ जाता है ना कि भारत शामिल हुआ कि नहीं हुआ, तो भारत भी हुआ है। और कहाँ हुआ है इसका आयोजन? इसका आयोजन दोस्तों हुआ है, आयोजन बहुत ज़रूरी है जानना, इसका आयोजन हुआ है मिस्र में। इजिप्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में, इजिप्ट। जाते जाते अंग्रेजी में लिख दूँ साहब, तो कहाँ हुआ है ये आयोजन? ये आयोजन हुआ है मिस्र में। इस तरीके से दोस्तों ये पूरी करंट अफेयर्स खत्म हुई अगस्त 2025 की। अभी मैं इसका रिवीजन करा दूं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग अगर करंट अफेयर्स हमारी ठीक से पढ़ी होगी तो आपको करंट अफेयर्स के ज़्यादातर सवाल सॉल्व कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमने बहुत रिसर्च करके, बहुत मेहनत करके करंट का कंटेंट तैयार किया। हमारी पूरी टीम इसमें बहुत ध्यान देती है ताकि आप लोग परीक्षा में सफल हो सकें। हम लोग तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग भी सेलेक्ट हों, आप लोग भी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जिएँ। ठीक है साहब, अब थोड़ा सा सांस ले लें आप लोग, और अब हम इसको जल्दी से रिवीजन करा दें ताकि एक बार और क्विक तरीके से आप ये सारी न्यूज़ समझ सकें। ठीक है भैया, रिवीजन कराने में 5 मिनट लगती हैं हमें तो हाल ही में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था। कौन सा 130वां? क्या था ये कि अगर कोई मिनिस्टर है, भले ही चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई सा मिनिस्टर हो, अगर उसे 5 साल की सज़ा वाले केस में फंसा गया वो 30 दिन तक अंदर रह आया जेल में, तो बेटा तुम्हारा तो 31वें दिन से ही तुम्हें अपने पद से हटना पड़ेगा, अपने आप हटा दिया जाएगा तुम्हें। हाँ, लेकिन ये अगर तुम्हारी रिहाई हो गई तो बाद में तुम्हें रीअपॉइंट कर दिया जाएगा, पुनर्नियुक्ति कर दी जाएगी। कौन सा संशोधन है ये? 130वां। कौन कौन से संविधान के अनुच्छेदों में अमेंडमेंट करना पड़ेगा? तो आर्टिकल 75 में, आर्टिकल 164 में और आर्टिकल 239A में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिजी के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए साहब, उनका नाम है सिटिवेनी राबुका। राजधानी क्या है? सुबा। फिजी की राजधानी क्या है? सुबा। तो फिजी की सिटी, ऐसे याद करो, फिजी की सिटी, बस सिटी होते ही काम खत्म। अगला, ट्रंप ने भारत में नए राजदूत की नियुक्ति करी और क्या नाम रखा है? सर्जियो गोर। क्या रखा है? सर्जियो गोर। बनारस सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि रेलवे पर पटरियों पर ऐसी सोलर पैनल सिस्टम लगाया कि धुआं मच गया। पहली रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगा दिया, कहाँ पर? बनारस में। प्रेस सेवा पोर्टल क्या है? तो जितने भी अखबार हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सा है? प्रेस सेवा पोर्टल। फिर ये 1 फ्री जोन पासपोर्ट क्या है? तो भैया दुबई जाओ आराम से, वहाँ के लिए 1 फ्री जोन पासपोर्ट लो अपना और खूब वहाँ पे बिजनेस करो, इन्वेस्टमेंट करो पैसे का। क्या नाम है? 1 फ्री जोन पासपोर्ट, यूएई में दुबई के लिए। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कहाँ पर हुआ? जयपुर में हुआ। और जयपुर कहाँ की राजधानी है? राजस्थान की राजधानी। और राजस्थान की कौन? मणिका विश्वकर्मा को विजेता बना दिया गया। और यही मणिका विश्वकर्मा आप जाएंगी थाईलैंड, और क्या करेंगे थाईलैंड में जाके? मिस यूनिवर्स चैम्पियनशिप में, जो 74वीं मिस यूनिवर्स चैम्पियनशिप थाईलैंड में होगी, वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। कौन? मणिका विश्वकर्मा। क्यों? क्योंकि ये मिस यूनिवर्स इंडिया बन चुकी हैं, जयपुर में ये बनी थी। अगला, अहमदाबाद की मेज़बानी में कौन कौन से खेल होने हैं? तो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2030 के अहमदाबाद में। और कॉमनवेल्थ का वेट लिफ्टिंग वाला गेम जो 2025 में इसी साल होना है, वो भी कहाँ होगा? अहमदाबाद में। और ये 2026 के ये कहाँ होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स? तो ग्लासगो के स्कॉटलैंड में। ठीक है, ला गणेशन निपट गए। कौन थे ये? नागालैंड के ये राज्यपाल थे। कौन? ला गणेशन। तो अब इनकी जगह कौन बन गया है? चार्ज पे कौन आया है? अजय भल्ला आए हैं। अजय भल्ला कौन है? मणिपुर के गवर्नर हैं, जिन्हें अभी हाल ही में नागालैंड के भी राज्यपाल का चार्ज दे दिया गया है। रोबोट कौन बनाता है? सबसे ज़्यादा चाइना फाइना बनाता है। तो रोबोट के खेल कहाँ हो गए? चाइना के बीजिंग में। कहाँ हो गए? चाइना के बीजिंग में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनता है? 29 अगस्त को बनता है। क्यों बनता है साहब 29 को? क्योंकि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है। राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम क्या है साहब? 1 घंटा खेल के मैदान में। क्या थीम है? 1 घंटा खेल के मैदान में।
प्रोजेक्ट आरोहण क्या है? तो जितने टोल टैक्स के कर्मी हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं टोल टैक्स पे, उनके बच्चों की प्रोग्रेस करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है। ये भारत की CGA, बार बार बता रहा हूँ, CAG नहीं है। CAG तो संजय मूर्ति हैं। CAG कौन है? संजय मूर्ति, वो अलग होता है, ये अलग है। CGA मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, लेखा महानियंत्रक कौन बनी है इंडिया की? कल्याणी मैडम बनी है साहब। किसकी जगह पे बनी है? दुबे की जगह पे बनी है। कल्याणी का अकाउंट पे कल्याणी कर देंगी पूरा। लिथुआनिया की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बन गई हैं? नयन। लिथुआनिया के नयन। सी साहब मैडम है, मोहतरमा है नयन। नयन मटक्का करेंगे आराम से लिथुआनिया में। ठीक है। और ये राजधानी क्या है इसकी? विनियस। क्या है? विनियस। ओके। भारत अफ्रीकी व्यापार सुर्खियों में रहा क्योंकि भैया $100 बिलियन का धुआंधार नोट की छपाई हो गई साहब। धुआं ही मचा दिया, डॉलर के डॉलर छाप दिए $100 बिलियन इंडिया अफ्रीका के बीच में। ओमान का आ गया कि ओमान को हो गया हमसे मोहब्बत। पहली बार बलिए ओमान गया, हर बलिए 10 लाख इंडियन टूरिस्ट को बुला रहा है साहब, पता नहीं कौन सी छाती पर रखेगा हमें। तो 10 लाख भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ओमान ने घोषणा की है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। अगला, PM मोदी की जापान और चाइना यात्रा हो गई साहब। जापान में ये पहली बार मिले अपने शिगेरुदा शिबा से। शिगेरुदा शिबा कौन है? जापान का प्राइम मिनिस्टर है, अपना ही दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो शिगेरु तो बता देना, हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम तुम्हारी जापान की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी खाली करवा देंगे, टेंशन मत लो। तो ये जापान के पहले वार्षिक सम्मेलन में इंडिया के मोदी मिल गए। PM मोदी को बतौर गिफ्ट क्या मिला? दारू पी के माँ की गुड़िया। ठीक साहब, दारू माँ की गुड़िया किस देश ने दी है? भारत के प्रधानमंत्री को जापान ने। फिर इंडिया से प्रधानमंत्री जापान के बाद कहाँ गए? चाइना गए। क्यों गए चाइना? क्योंकि 25वां SCO शिखर सम्मेलन वहाँ पर होना था। कहाँ, कौन सी सिटी में हुआ है? चाइना में तियाजिन नाम की सिटी में हुआ है। थीम क्या रखी है? एडवांसिंग द संघाई स्पिरिट। एडवांसिंग द संघाई स्पिरिट। 26वां कौन सा होगा? देखो 25वां कहाँ हुआ है? चाइना के तियाजिन में। 26वां कहाँ होगा? किर्गिस्तान के बिश्केक में। 26वां कहाँ होगा? किर्गिस्तान के बिश्केक में। फिर ये जयंती मनानी थी तो कमेटी बना दी साहब। तो पटेल जी की ये 150वीं जयंती है। 31 अक्टूबर 1875 को जन्मदिन है। और बिरसा मुंडा की भी 150 जयंती है, 15 नवंबर 1875 को इनका भी जन्मदिन है। सरदार पटेल के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं साहब। और बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर क्या मनाते हैं 15 नवंबर को? जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, सब जानते ही हो आप। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं। सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे कहते हैं इसको। तो इन दोनों की 150 भी, इनकी 101वीं 100वीं जयंती बनाने के लिए कमेटियां बनाएंगी। तीनों कमेटियों के अध्यक्ष कौन है? भाई और बहनों, मैं स्वयं बनूंगा अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री मोदी इसके अध्यक्ष बन गए। बाकी डूरंड कप 2025 कहाँ हुआ? वो कब कह रहा, वो किसका टूर्नामेंट है? फुटबॉल का। कौन जीता? नॉर्थ ईस्ट जीत गया। किसको पेल दिया? डायमंड हार्बर को पेल के जीत लिया साहब। लगातार दूसरी बार जीता है किन्ने? लेवल नहीं, नॉर्थ ईस्ट हूँ मैं, दूसरी बार जीत लिया मैंने डूरंड कप। ठीक साहब। फिर ये एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप हो गई। निशाना लगा दिया भैया, बढ़िया। किन्ने लगाया? ऐश्वर्या राय ने लगा दिया निशाना। तो ऐश्वर्या राय ने ऐसा निशाना लगाया कि 50 मीटर तक जो खड़ा था सब पे राइफल दाग दी और ऐश्वर्या राय को मिल गया गोल्ड मेडल। ठीक है। और ऐश्वर्या राय जब गई थी तो इंडिया को पहली रैंक भी मिल गई। 26 गोल्ड के साथ साथ 46 पदक इंडिया जीत मारी। कहाँ गई थी ऐश्वर्या राय खेलने निशानेबाजी वाली? तो कजाकिस्तान में गई थी ये। ठीक है, कहाँ गई थी? कजाकिस्तान में। फिर ये रमन मैगसेसे बट गया साहब, इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। एजुकेट गर्ल्स को मिला है, जो इंडिया की ही ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऐसा पुरस्कार पाने वाला, यानी रमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाला पहला ऑर्गेनाइजेशन बना है इंडिया का। क्या नाम है? एजुकेट गर्ल्स। स्थापना कब हुई थी इस एजुकेट गर्ल्स की? 2007 में। किसने की थी? सफ़ीना हुसैन ने। किसने की है? सफ़ीना हुसैन ने। क्या है ये? तो भैया एजुकेट करती है गर्ल्स को, महिला साक्षरता को बढ़ावा देती है। राजस्थान में इसने खूब सारी कैंपेनिंग की थी। और किस किस को मिला है एजुकेट गर्ल्स के साथ साथ रमन मैगसेसे? तो एक मिला है शाहिना अली को, जो मालदीव की हैं। और एक मिला है फ्लोवियो ने लियानुएवा को। विलायुनेवा, अरे मतलब फ्लोवर से याद करोगे तब भी काम हो जाएगा। कैसे याद कर सकते हो? फल। इसमें भी देखो FL आ रहा है, इसमें भी FL आ रहा है। फल। भैया तेरे को पूरा नाम तो याद थोड़ी करना, ऑब्जेक्टिव है, गोला बनना है। फल देख के मार देना, इधर भी फल है इधर भी फल है। तो फ्लावियाने विलायुनेवा फिलीपींस की हैं, जबकि शाहिना अली मालदीव्स की हैं। और एजुकेट गर्ल्स कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है? इंडिया का।
सूर्या एआई क्या है? सुर्खियों हमारा सूर्या एआई, तो नासा का ये एआई मॉडल है। अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी करेगा, अंतरिक्ष मौसम की ये भविष्यवाणी करेगा। सुदर्शन चक्र क्या है? इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है। भगवान श्री कृष्ण चलाते हैं सुदर्शन चक्र, हवा में कुछ भी होगा उड़ जाएगा, तो ये एयर डिफेंस होगा, हवा में कुछ भी होगा सुदर्शन चक्र की तरह उड़ा दिया जाएगा। मैत्री अभ्यास कौन है? भैया इंडिया और थाईलैंड के बीच में किया जाने वाला अभ्यास है मैत्री अभ्यास। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? थाईलैंड में ही हुआ है। मैत्री अभ्यास इंडिया थाईलैंड, थाईलैंड में आयोजित। रीथिंकिंग होमस्टेज रिपोर्ट किसने जारी करी है? नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी करी है। क्यों जारी की है? क्योंकि टूरिज्म से संबंधित रिपोर्ट और डेटा बताने के लिए रीथिंकिंग होमस्टेज रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी कर दी। देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ बन गया? तो ये सुंदरवन टाइगर रिजर्व के नाम से बना है पश्चिम बंगाल में। और सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। सुंदरवन वाला हो गया पश्चिम बंगाल में सेकंड हाईएस्ट, और सबसे बड़ा वाला नागार्जुन सागर वाला ये आंध्र प्रदेश में। नेपाल सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? ये एक ऐसा अलायंस है जो 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था, ताकि 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों की सुरक्षा की जा सके। और ये हम पहले लिखवा चुके हैं, टेंशन मतलब मार्च की करंट अफेयर्स में ये हमने बताया पूरा। पीएम मोदी ने ये IBCA कहाँ शुरू किया था? तो मैसूर में शुरू किया था, और नेपाल इसमें हाल ही में शामिल हो गया है। आरोग्य सेतु अभ्यास क्या है? तो ये चिकित्सा से संबंधित एक अभ्यास किया गया है सेना और सिविलियंस के बीच में। इंडियन आर्मी ने यह अभ्यास कहाँ कराया है? असम में कराया है। क्या नाम है? आरोग्य सेतु अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन कहाँ हुआ साहब? तो पाली भाषा की समृद्धि के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन श्रीलंका के कैंडी शहर में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? श्रीलंका के कैंडी शहर में। और ये आखिरी क्या था? ब्राइट स्टार अभ्यास। ये कहाँ पर हो गया भैया? ब्राइट स्टार ये इजिप्ट में हुआ है, मिस्र में ये अब आयोजित हुआ है। ये कई सारे मल्टी सेक्टोरल यानी बहुपक्षीय अभ्यास है, कई देश इसमें शामिल होते हैं। हर 2 साल में ये ब्राइट स्टार अभ्यास होता है, भारत में इसमें शामिल हुआ है। बहुत हंसते मुस्कुराते हमने करंट अफेयर्स पूरी 1 साल की कराई है। आप स्माइल के साथ इसे याद करते हुए पेपर देने जाएं, कोई टेंशन मत लो, आपका सब कुछ अच्छा होगा। शुक्रिया।